नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम यह भारतीय जीडीपी के ग्रोथ रेट कैलकुलेटिंग मेथड के बारे में चर्चा करेंगे। हाल ही में फाइनेंशियल ईयर 2024 टू 25 का सेकेंड क्वार्टर जुलाई टू सितंबर का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और जीडीपी का डेटा केंद्र ने पब्लिश किया। इसमें गिरावट के संकेत पहले से ही मिल रहे थे। हालांकि कोई भी ऑडिट फर्म यह अनुमान नहीं लगा सकी कि जीडीपी असामान्य रूप से गिर जाएगी। जीडीपी का रेट नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस और एनएसओ का द्वारा प्रकाशित की जाती है। केंद्र एजेंसी ने कहा जुलाई टू सितंबर की क्वार्टरली में देश की जीडीपी का ग्रोथ रेट 5.4% रही। ये पिछले 2.5 वर्षों में सबसे कम है। एनएसओ ने कहा कि पिछले फाइनेंशियल ईयर 2023 टू 24 की क्वार्टरली ग्रोथ रेट 8.1% थी। अब सवाल ये है कि ये जीडीपी क्या है, और दूसरे सवाल ये है कि देशों की फाइनेंशियल हेल्थ के लिए जीडीपी इंडेक्स का बढ़ना कितना महत्वपूर्ण है। विशेषज्ञ के अनुसार देश के भीतर एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम में उत्पादित ऑल प्रोडक्ट्स एंड टोटल कॉस्ट ऑफ द सर्विस को इकोनॉमिक्स के टर्म्स में जीडीपी कहा जाता है। आमतौर पर एक फाइनेंशियल ईयर का 1/4 अर्थात प्रत्येक 3 महीने में जीडीपी का सूचकांक मापा जाता है। विश्लेषक इसके जरिए किसी देश के फाइनेंशियल ग्रोथ का मूल्यांकन करती है। अन्य देशों की फाइनेंशियल ग्रोथ की तुलना में जीडीपी इंडेक्स का उपयोग करने का भी चलन है। जीडीपी के माध्यम से संबंधित देशों की अर्थव्यवस्था की आकार, ग्रोथ रेट और समग्र फाइनेंशियल हेल्थ को समझने का अवसर मिलता है। इन्वेस्टर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट जीडीपी के इंडेक्स के आधार पर प्रमुख निवेश के लिए निर्णय लेते हैं। बढ़ती जीडीपी एक समृद्ध अर्थव्यवस्था का सूचक है, वहीं दूसरी ओर गिरती जीडीपी को फाइनेंशियल क्राइसिस का संकट माना जा रहा है। भारत के मामले में फाइनेंशियल एनालिसिस द्वारा जीडीपी को सरकार की डिफरेंट पॉलिसीज, बजट एलोकेशंस और फाइनेंशियल मार्केट्स को प्रभावित करने वाली मुख्य निर्णायक शक्ति माना जाता है। इसके अलावा जीडीपी मेक इन इंडिया जैसी उद्योग की फंक्शनलिटी को समझने में मदद करती है। इसके अलावा इसके मदद से कृषि, प्रोडक्शन और सेवा क्षेत्र की प्रगति निर्धारित की जाती है। इकोनॉमिक्स की दृष्टि से जीडीपी बेसिकली 3 टाइप्स की होती है। ये है नॉमिनल, रियल और पर कैपिटा जीडीपी। वर्तमान मूल्य पर इनिशियली रूप से प्राप्त फाइनेंशियली डेटा के आधार पर नॉमिनल जीडीपी को मापा जाता है। मुद्रास्फीति के लिए इसे दोषी नहीं ठहराया जाता है। कीमत में महत्वपूर्ण बदलाव होने पर नॉमिनल जीडीपी के मामले में आर्थिक वृद्धि के विकृत संकेत देखने का अवसर होता है। दूसरी ओर मुद्रास्फीति के साथ सामंजस्य रखते हुए वास्तविक जीडीपी मापा जाता है। स्थिर कीमतों पर इसका इंडेक्स उतार चढ़ाव पर निर्भर करता है। फलस्वरूप इसमें आर्थिक वृद्धि का स्पष्ट चित्र देखने का अवसर मिलता है। विश्लेषकों ने आर्थिक वृद्धि के तुलनात्मक चर्चा की संदर्भ में भी वास्तविक जीडीपी के आंकड़े का उपयोग करते हैं। पर कैपिटा जीडीपी के मामले में आर्थिक वृद्धि के इंडेक्स को जनसंख्या से विभाजित किया जाता है। इससे प्रति व्यक्ति का एवरेज इनकम जानने का अवसर मिलता है। देश के आम जनता की लाइफस्टाइल को जानने की संदर्भ में पर कैपिटा जीडीपी का सूचकांक बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीडीपी मापने का एक तरीका है जो है प्रोडक्शन मेथड। इसे वैल्यू एडिशन मेथड के रूप में कई लोग उल्लेख करते हैं। इसमें उत्पादन के प्रत्येक चरण में जोड़ा गया मूल्य इंक्लूड किया जाता है। मुख्य रूप से इंडस्ट्रियलिस्ट क्षेत्र में इकोनॉमिक्स ग्रोथ रेट जानने के लिए ये मेथड फाइनेंशियल एनालिसिस उपयोग करते हैं। इसके अलावा व्यय पद्धति और एक्सपेंडिचर मेथड के माध्यम से भी जीडीपी के रेट की गणना करते हैं स्टैटिस्टिशियंस एंड मैथमेटिशियन। ये देशों की सभी खर्चों का हिसाब रखता है। इसमें सरकार द्वारा चलाए जाने वाला खर्च और इनपुट कॉस्ट शामिल होते हैं। इसके अलावा सभी प्रकार एक्सपोर्ट, इन्वेस्टमेंट और परचेस एंड सेल अकाउंट का हिसाब भी इसके माध्यम से जीडीपी के सूचकांक में परिलक्षित होता है। जीडीपी निर्धारित करने का आखिरी नियम इनकम मेथड और आय पद्धति, मजदूरी, किराया, ब्याज और मुनाफे की सहित अर्थव्यवस्था में
अर्जित सभी आय की योग पर निर्भर करके इस पद्धति में जीडीपी मापा जाता है। भारत का जीडीपी रेट गणना करते हैं स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मंत्रालय। सटीक तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ रेट मापने के लिए वे उत्पादन और व्यय दोनों के पद्धतियों का उपयोग करते हैं। इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर क्षेत्र की सर्वे और इंडस्ट्रियल तथा सेवा प्रदान करने वाली संस्थाएं की फाइनेंशियल रिपोर्ट सहित विभिन्न क्षेत्रों से जानकारी एकत्रित की जाती है, लेकिन जीडीपी के माध्यम से ये समझ नहीं जा सकता कि नागरिकों के बीच संपत्ति का वितरण कैसे हुआ है। भारत जैसे देशों में औपचारिक संस्था या संगठन के बाहर भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस और व्यापार चलता है, वो जीडीपी के दायरे में नहीं आती। ये सूचकांक पर्यावरण गिरावट और स्थिरता पर विचार नहीं करता है। इस संदर्भ में अवैतनिक कार्यों को जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता है, इसलिए स्वयं सेवा या घरेलू गतिविधियों को बाहर रखा गया है। वर्तमान में केंद्रीय राजकोष वृद्धि के गणना के लिए बेस ईयर को बदलने पर विचार कर रहा है। बेस ईयर मानकर जीडीपी के आंकड़े जारी कर रही है। आप सरकार साल 2011 टू 2012 को बेस ईयर मानकर जीडीपी के आंकड़े जारी कर रही है। इस मुद्दे पर स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री के सचिव सौरभ गर्ग ने कहा, बेस वर्ष को 2022-23 करने पर काम शुरू हो गया है। इसके लिए नेशनल अकाउंट्स स्टैटिस्टिक्स की 26 सदस्यीय एडवाइजर कमेटी का गठन किया गया है। उन्होंने फरवरी 2026 से नई बेस ईयर की हिसाब से जीडीपी की गणना के संकेत दिया है। 2011-12 में केंद्र ने फाइनेंशियल ग्रोथ की गणना के लिए बेस ईयर में आखिरी बार बदलाव किया था। उस टाइम प्रधानमंत्री के कुर्सी पर मनमोहन सिंह थे। 2014 में नरेंद्र मोदी के सत्ते में आने के बाद से बेस ईयर को बदलने की बात कई बार हो चुकी है, लेकिन इसे अभी तक लागू नहीं किया जा सका है। विपक्ष के एक वर्ग ने आरोप लगाया है कि केंद्र जल्दबाजी में बेस ईयर बदलने जा रहा है क्योंकि अर्थव्यवस्था खराब स्थिति में है। इतना ही नहीं, उन्होंने कई बार जानकारी का खुलासा करने में अपनी अनिच्छा की बारे में भी बात की है। हालांकि मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। दूसरी ओर फाइनेंशियल एनालिस्ट के एक वर्ग ने आश्वासन दिया है कि सितंबर के तिमाही में खराब जीडीपी के नतीजों को लेकर चिंता की कोई बात नहीं। इस फाइनेंशियल ईयर में ओवरऑल ग्रोथ रेट 6.5% रखने की उम्मीद है, इसलिए वे ये स्वीकार करने में अनिच्छुक है कि जीडीपी का इंडेक्स खतरनाक स्थिति में है।